अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में चंद अहम मौज़ूआत पर आपके साथ अपनी गुफ्तगू रखने जा रहा हूँ। किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर का जो मार्शल लॉ है, वो नाफिज़ किया गया। तो इन सारे मामलात में चंद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहला मौज़ू होगा कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे आलमी शोहरत याफ़्ता सियासतदान की सियासत को ख़त्म किया गया पहले। उसके बाद फिर कैसे उसको फ़ौज के दर पर लाया गया कि वो वहाँ से कोई मदद हासिल कर सके। फिर किस फ़ौजी जरनैल ने उनको मार्शल लॉ का मशवरा दिया और किस फ़ौजी जरनैल ने उनको मार्शल लॉ लगाने से रोका और किस तरह से मार्शल लॉ लगाया गया और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को कैसे ख़त्म किया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को ख़त्म करने से पहले ये देख लेते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत किस कदर आलमी शोहरत याफ़्ता थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वही सियासतदान था जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम सार अंजाम दिया और बाकायदा तौर पर इस मंसूबे की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 की जंग में पाकिस्तान के जो कैदी इंडिया में बंद थे, उन 80,000 कैदियों को इंडिया से वापस बुलाने का मुआहदा भी किया। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को बाकायदा तौर पर इस्लाम से खारिज कर दिया और ये कानून बना दिया। उसके बाद 1974 में जिस तरह से आज से 2-3 साल पहले इमरान खान ने एक वो आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी तमाम मुस्लिम ममालिक की। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पाकिस्तान में और इसका इनेकाद पाकिस्तान की सबसे मशहूर मस्जिद बादशाही मस्जिद में हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ये बहुत बड़े कारनामे थे जो मैं समझता हूँ कि इनमें से 1-2 भी इमरान खान ने नहीं किए। और इमरान खान की शोहरत आज आप देख सकते हैं, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनसे भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो आप इस बात को बखूबी जान सकते हैं कि किस तरह किस कदर बड़े इंसान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत से ख़त्म किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को कुछ इस तरह से ख़त्म किया गया कि उनके ज़हन में उनके इर्द-गिर्द मशीर ऐसे बिठा दिए गए जो कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मशीर उनको गलत फ़ैसले बनाकर देते थे, जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को ख़त्म किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में कादियानियों के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानून बना दिया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौलाना कौसर नियाज़ी और अपने मशीर हफ़ीज़ पीरज़ादा से बाकायदा तौर पर पूछा कि अब मैं इलेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने कानून बनाया है, इसके बाद अवाम में हमारी मकबूलियत बढ़ चुकी होगी। जिस पर मौलाना कौसर नियाज़ी ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जबकि हफ़ीज़ पीरज़ादा जो कि किसी न किसी हद तक मुझे और किताब लिखने वाले को एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते हुए नज़र आए, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सारा क्रेडिट उलमा इकराम ले जाएँगे, आप अवाम में फिर से ज़लील हो जाएँगे। ये बात हफीज़ पीरज़ादा साहब ने की। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब दोबारा से मुतनफ़िर होकर इलेक्शंस की तरफ नहीं गए। इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आहिस्ता-आहिस्ता मशीराने कराम के ज़रिए ही उनके ज़हन को मफलूज कर दिया और बात इस हद तक जा पहुँची कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नजूमियों के पास पहुँच गए, अमेरिका के श्रीलंका के नजूमियों के पास भी पहुँच गए और वहाँ पर जो दरबारी नजूमी थे, उनको अपने हाथ दिखाकर पूछते थे कि बताओ मेरा मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े नजूमी और मुस्तकबिल का राज बताने वाले एम.ए. मलिक साहब उस दौर में उनको अपने हाथों की लकीरें तक भिजवा दी कि बताओ मेरा मुस्तकबिल क्या है। इस तरह से उनको ज़हनी मफलूज कर दिया और उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को तो इस तरह से ख़त्म किया गया। फिर आखिरी बात जो मैं करने लगा हूँ इसी सियासत के मुतल्लिक़ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 के जो इलेक्शन थे, उसमें किसी न किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल किया। वहाँ पर धांधली की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ौज के दर पर लाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस कदर ज़हनी मफलूज बना दिया गया कि उनको लगा कि अब फ़ौज और ताकत ही मेरा इस्तेमाल कर सकती है और मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़ौज के दर पर गए और उनसे बाकायदा तौर पर अपनी खिदमात देने के लिए काम करवाना शुरू कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन में सबसे पहली और बड़ी धांधली ये की कि खुद आलमी शोहरत याफ्ता होने के बावजूद एक छोटे से सियासतदान मौलाना जान मोहम्मद अब्बास के खिलाफ जब ये लाड़काना में इलेक्शन लड़ने लगे, तो इन्होंने उसको अगवा करवा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको अगवा करवाया। 19 जनवरी बाकायदा तौर पर एक आखिरी तारीख थी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की। मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को 18 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 20 जनवरी को छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने कागजात नामजदगी जमा ही ना करवा सकें। इस तरह से तकरीबन 19 रहनुमा जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के इलेक्शंस में बिला मुकाबला मुंतखब हुए।
और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा इल्म है, अगर उनमें से तमाम के तमाम लोग इलेक्शन लड़ते तो कम से कम 2 से 3 लोग ही ऐसे होते जो कि बिला मुकाबला मुंतखब होते, और ये सारा मामला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में करवाया गया। जब धांधली हुई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़ौज के दर पर गए, तो धांधली के जो असरात थे, अपोज़िशन ने पहिया जाम हड़ताल कर दी। कराची में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तकरीबन 25 करोड़ मालियत के उस वक़्त के जो अमलाक थी, उनको नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा जिस तरह से आजकल बात बताई जा रही थी कि ऑडी का शोरूम जला दिया गया कारों का, उस दौर में भी ऐसा ही हुआ। कारों की एक बाकायदा तौर पर कंपनी थी जिसको जला दिया गया। 25 करोड़ उस वक़्त की मालियत की अमलाक को नुकसान पहुँचा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अवाम का ये रद्द-ए-अमल देखा तो फिर वो फ़ौज के पास गए और उन्होंने वहाँ पर बात जनरल ज़ियाउल हक से कुछ इस तरह से की। जनरल अब्दुल्ला मलिक भी उस मीटिंग में मौजूद थे। कहीं तक ये बात भी आती है कि शेख रशीद भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो उस मीटिंग में साफ-साफ ये कहा गया कि मैं उन जगह पर जहाँ पर अवाम हैंडल नहीं हो रहे, मैं वहाँ पर फ़ौज को नाफ़िज़ करना चाहता हूँ। जनरल ज़ियाउल हक ने जब वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि पुलिस जहाँ पर भी जाती है लोगों को रोकने के लिए, अवाम आगे से उन पर फूलों के हार निछावर करती है, फूलों की पत्तियाँ निछावर करती है और उनको चाय-पानी का एहतमाम भी किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि फ़ौज बाकायदा तौर पर उन इलाकों का चार्ज सँभालने, जुज़वी मार्शल लॉ लगा दिया जाए। जनरल ज़ियाउल हक ने इस बात की मुकम्मल तौर पर जो मंजूरी है वो दे दी गई और कहा गया कि आइन में तरमीम की जाए। जनरल अब्दुल्ला मलिक भी उस मीटिंग में मौजूद थे। जनरल अब्दुल्ला मलिक की मैं आपको शख्सियत का थोड़ा-सा तारुफ करवा दूँ, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा तो वो बहुत ही नहायत नेक और अच्छे इंसान थे और सियासत से दूर रहने वाले इंसान थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी बात को जानते हुए उनको रात प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया। जैसे ही जनरल अब्दुल्ला मलिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास प्राइवेट मीटिंग के लिए पहुँचे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला सवाल यही था कि क्या हम मार्शल लॉ लगा दें? जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि ये मार्शल लॉ आपके ही गले पड़ सकता है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चाहे आप ये मुकम्मल मार्शल लॉ नहीं लगा रहे, लेकिन आप किसी न किसी हद तक मुकम्मल मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर रहे हैं। जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा से हफ़ीज़ पीरज़ादा को बुलाया और पूछा कि क्या मार्शल लॉ लगाना चाहिए या फिर नहीं? जिस पर हफ़ीज़ पीरज़ादा ने कहा कि हमें आइन में तरमीम कर देनी चाहिए और जो आर्ज़ी मार्शल लॉ है उसको लगा देना चाहिए। इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ौज के दर पर लाया गया और ये सवाल कि किस फ़ौजी जर्नैल ने उनको मार्शल लॉ का मशवरा दिया और किस फ़ौजी जर्नैल ने उनको रोका मार्शल लॉ लगाने से। जनरल अब्दुल्ला मलिक वो शख्स थे, वो फ़ौजी जर्नैल थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने से रोका। जनरल ज़ियाउल हक वो फ़ौजी जर्नैल थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने का बाकायदा तौर पर मशवरा दे दिया और मंजूरी भी दे दी। जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जुज़वी मार्शल लॉ लगाया चंद इलाकों में, तो फिर जो अंदरूनी मीटिंग्स थी जीएचक्यू के अंदर वो इस बात पर होने लगी कि जब हमने कुछ इलाकों का चार्ज सँभालना है तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हमें क्या ज़रूरत है? हम क्यों उसको चंद इलाकों पर चार्ज दे रहे हैं? अगर हमने चंद इलाकों पर सियासी बजाय ताकत का मुज़ाहरा करना है तो हम पूरे मुल्क का ही चार्ज सँभाल लेते हैं। इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुज़वी मार्शल लॉ लगाने का प्लान था उसको मुकम्मल मार्शल लॉ में तब्दील किया गया और अमेरिका अपनी दोबारा से एक साज़िश में कामयाब हो गया। क्योंकि ये काम भी अमेरिका की साज़िश के बगैर नहीं हो सकता था। ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर दोबारा से देख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।